Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter work, energy and power। और हम लोग सर्कुलर मोशन के अंदर में चर्चा कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन के अंदर में हम लोग अभी आज अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के साथ में। ठीक है, तो आज का पहला हेडिंग है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये रिलेशन के बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि बेटा आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला जो फॉर्मूला था वो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। यदि वो फॉर्मूला आप लोगों को याद है फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा हम लोग? वी नो दैट डेल्टा एस वेक्टर बराबर डेल्टा थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये बात हम लोग जानते हैं, यस और नो? डेल्टा एस वेक्टर बराबर डेल्टा थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये वाली बात मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। यहां पर यदि मैं एक काम करता हूं, बेसिकली देखो ये जो रिलेशन है ये बेसिकली कैसे हो रहा है, तो ये रिलेशन बस मैं जानता हूं, लेकिन ओवरऑल यदि मैं सिचुएशन की बात करूं तो हमारे पास में कहानी ये है कि एक पार्टिकल है आर रेडियस के सर्कल पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हालांकि अब देखो मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं तो ये मान के चलो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। लेट्स से एट टी बराबर 0 पर आपका पार्टिकल यहां पर है और टी बराबर टी पर आपका पार्टिकल पोजीशन बी पर आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो यदि मैं यहां पर वेलोसिटी की बात करूं तो इस समय देखो यदि पार्टिकल यहां पर है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। क्या ये वाली बात सही है, यस और नो? फटाफट से बोलिए। तो आप बोलोगे यस सही बात है। यहां पर यदि मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो मैं इसे v1 वेक्टर मान सकता हूं, इसे मैं v2 वेक्टर मान सकता हूं, आगे इनकी जरूरत पड़ेगी। और इस दरमियान इसने जो एंगल बनाया है, लेट्स से थीटा मान लो या डेल्टा थीटा मान लो, जो भी आप एंगल लेना चाहे ले सकते हैं। छोटा सा एंगल कंसीडर करते हैं तो आप इसे डेल्टा थीटा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस दरमियान ये जो डिस्टेंस आएगी, जो आर्क पर चली हुई डिस्टेंस है, डेल्टा एस आ जाएगी। ठीक है, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट डिवाइडिंग, ऐसा बोल दो, डिवाइड बाय डेल्टा टी बोथ साइड। मैंने दोनों साइड में क्या कर दिया, डेल्टा सी टी से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एस वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा थीटा वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्रॉस आर वेक्टर, ये बन जाएगा। अब इस रिलेशन को जरा देखिए, डेल्टा एस वेक्टर बाई डेल्टा टी। देखो काइनेमेटिक्स के अंदर में आप एक चीज सीख के आए हैं, यदि ये टर्मिनोलॉजी, ये जो चीज है यदि छोटी है, मतलब मैं कह सकता हूं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यदि मैं बात करता हूं तो आपको रिकॉल हो जाएगा dr वेक्टर बराबर ds वेक्टर, आपको सिखाया गया है। फॉर स्मॉल मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं। मतलब कैसे, यदि मैं यहां पर एक बड़ा सर्कल के अंदर में बात करता हूं तो इस समय यदि आप देखोगे यहां पर देखो ये वास्तविकता में डिस्प्लेसमेंट है, जो मैंने यहां से लाइन खींची है सीधी, बराबर है। वास्तविकता में तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस की यदि आप बात करोगे तो ये कर्व के ऊपर जो चल रहा है, सरकमफेरेंस के ऊपर जो चल रहा है, वो वाला आपका डिस्टेंस है, यस और नो? लेकिन यदि फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इस एंगल को मैंने बहुत छोटा कर दिया, तो बहुत छोटा करने पर ये एकदम इतना छोटा हो जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फर्क ही समझ में नहीं आएगा। या हम लोग कह सकते हैं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्टेंस इक्वल्स टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। तो डेल्टा एस वेक्टर बाय डेल्टा टी, ये डिस्प्लेसमेंट जैसा बिहेव कर जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये एक रिलेशन बन जाएगा। हो सकता है आपको इस पेन से दिख नहीं रहा हो, मैं इसे लिख देता हूं, वी वेक्टर बराबर का ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। दिस इज द रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको काम आने वाला है। डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। भैया डेल्टा थीटा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जिसे आप इस प्रकार से कह सकते हो। सर जी आपने डायरेक्ट लिख दिया, कुछ लिमिट विमिट लगाई नहीं है। हालांकि मैं जानता हूं कि मुझे लिमिट वगैरह लगानी चाहिए। मतलब कैसे कि कई स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा अभी भी कहीं ना कहीं कि सर
पहले इसे आपको लिखना चाहिए था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस वेक्टर बाई डेल्टा टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। फिर आपको अगला स्टेप लिखना चाहिए था डी एस बाई डी टी वेक्टर बराबर ये क्या आ जाएगा डी थीटा वेक्टर बाई डी टी वेक्टर डी टी क्रॉस आर वेक्टर, और फिर डी एस वेक्टर को वी वेक्टर और इसको ओमेगा लिख के ऐसा लिखना चाहिए था। तो आप यदि चाहें तो लॉन्ग कट में पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने शॉर्टकट मार दिया भैया, यही आने वाला है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं होगी आप लोगों को यहाँ पर? यस और नो बोलो, यस और नो। मैं बोला ठीक है। अब यहां पर यदि मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करता हूं तो V बराबर आ जाएगा आर ओमेगा। V बराबर क्या आ जाएगा? आर ओमेगा या ओमेगा आर, जैसा भी आप लोग लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। यस, क्लियर हुई ये वाली बात? क्या ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा? V वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यस, तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यदि मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर हम लोग बात करते थे, देखो सर्कुलर मोशन के अंदर में हमारे पास में दो तरह की सर्कुलर मोशन हम लोगों को पढ़नी है। एक होती है यूसीएम जिसे बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरी होती है नॉन यूसीएम मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये दो तरह की हम लोगों को सर्कुलर मोशन यहां पर पढ़नी है। तो दो तरह की जो भी सर्कुलर मोशन होगी उसके अंदर में क्या चीजें होंगी, तो हम लोगों को सबसे पहले जो डिस्कस करना होता है वो करना होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बारे में ही हम लोगों को चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ और चीजें, कुछ और सवालों के बारे में बात करना ज्यादा पसंद करूंगा, और उनको समझने के लिए जरा हम लोग यहां पर वापस से आते हैं और वापस से आके काम करते हैं। देखो क्या है, एक पार्टिकल है आपके पास में जो इस सर्कल पर घूम रहा है। मैंने बोला ठीक है, मान के चलो एट टी बराबर का 0 पर आपका पार्टिकल यहां पर है, और वापस से इस सर्कल पे घूमा 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 और घूम के यहां तक आ गया, और मैंने बोला वापस से यहां पर जब आया है तो उसने टाइम लगाया कैपिटल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी इज द टाइम, बराबर है। ये जो टाइम आया है टी क्या है? टी इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी है आपका वो टाइम जिसमें इस पार्टिकल ने पूरा एक चक्कर लगा लिया है। ठीक है, तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं टाइम पीरियड से। इसे हम लोग किससे डिफाइन करते हैं बेटा? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं टाइम पीरियड से। तो टाइम पीरियड इज दैट अमाउंट ऑफ टाइम विच इज टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक चक्कर में लगने वाला जो समय होता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। टाइम पीरियड आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा क्या? सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फॉर्मूला है। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब जरा हम लोग यहां पर देखते हैं, कुछ रिलेशन के बारे में सोचते हैं। वो क्या रिलेशन के बारे में सोचता हूं तो मैं देखो क्या है, यदि मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूं तो यहां से लेकर के यहां तक देखो इसने कितने का एंगल बनाया, तो इसने एंगल बनाया 2 पाई का। इसने कितने का एंगल बना दिया? 2 पाई का इसने बना दिया एंगल। तो अब देखो हमारे पास में एक एंगुलर वेलोसिटी को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया गया है? एंगुलर वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, बराबर है। तो एंगुलर वेलोसिटी को यदि मैंने ओमेगा नाम दिया तो ओमेगा को कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो ओमेगा बनेगा आपका 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। सर जी ये कैसे बना दिया आपने, जरा एक्सप्लेन करेंगे? तो भैया मैंने देखो क्या बोला कि यहां से पूरा चक्कर घूमे तो आपने कितने का एंगल बनाया? 2 पाई का। बेसिकली देखो आपका मतलब था ओमेगा बराबर होता था डी थीटा बाई डी टी। यस और नो? इसे मैं यदि सिंपल भाषा में लिखना चाहूं तो क्या थीटा अपॉन टी लिख दूं, या थीटा 2 माइनस का थीटा 1 अपॉन T2 माइनस का T1 लिख दूं? तो एक बात सुनिए, एक बात समझिए कि भैया थीटा 2 मतलब देखो यदि मैं t बराबर 0 पर यहां पर मान रहा हूं तो इसे यहां मान सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एंगल इनिशियल वाला एंगल कितना हो जाएगा? 0, और पूरा जब घूम के आया तो एंगल बन गया था 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0, तो यहां पर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का। एक एंगुलर वेलोसिटी का ये फॉर्मूला काम का फॉर्मूला है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है, यहां से हमारे पास में एक और टर्मिनोलॉजी को हम लोग यहां पर डिफाइन करने वाले हैं, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स, या हम लोग बोले रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पार्टिकल कितने चक्कर लगा रहा है वो आपका कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी
बराबर हो जाएगा 1/t। ये भी एक काम का रिलेशन है। यहां से हम लोग दोनों को कंबाइन कर दें तो ओमेगा का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वो आएगा 2πf। ठीक है, श्योर है? ओके। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो देखो 1/सेकेंड, या आप लिखो सेकेंड इनवर्स, या इसकी एक और यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। ठीक है, काम में आ सकती हैं। बेसिक बेसिक सी चीजें मैंने यहां पर बताई हैं। चलो अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ सवालों के बारे में चर्चा करवाता हूं। ठीक है, सवाल नंबर 1 है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड। ये सेकेंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट करने को बोली है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या मतलब है इसका, जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखो, आपको घड़ी के बारे में आइडिया होगा। ये आपकी यदि घड़ी है तो यहां पर 12 लिखा होता है, यहां पर 6, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और 11। यस और नो? इसके अंदर में आपके पास में 3 हैंड होते हैं। देखो ये सेंटर पे मान लिया मैंने, देखो ये मान लिया सबसे छोटा वाला आर हैंड, उससे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, वो होता है मिनट हैंड, और एकदम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना देते हैं, ये होता है सेकंड हैंड। यस, ये बात जानते ही नहीं जानते? घड़ी के अंदर में आर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड बराबर है। सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे वाली सुई बराबर है। ये 3 सुई होती है हिंदी मीडियम, आर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड इंग्लिश मीडियम। ओके, चलो तो अब होता क्या है कि यहां पर मेरे से पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड। इसका मतलब क्या है कि भैया आपको ओमेगा बराबर निकालना है, और ओमेगा का फॉर्मूला मैंने अभी सीखा है 2π/T। एक तो ये सीखा है, और एक फॉर्मूला मैं जानता हूं ओमेगा बराबर होता है θ/T। यस, ये 2 ही फॉर्मूले अभी तक सीखे, इसके अलावा कुछ सीखा नहीं है। तो अब जरा हम लोग देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो भैया सेकंड वाली सुई की कहानी आप जानते हैं कि भैया ये एक पूरा चक्कर जब लगाती है, जब ये पूरा चक्कर लगाती है तो क्या होता है कि भैया ये 2π का एंगल बनाती है और 60 सेकंड के अंदर में बनाती है। मतलब मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करता हूं तो ओमेगा बराबर आएगा 2π/60, तो आंसर आ जाएगा π/30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये किसके लिए निकाला? ओमेगा फॉर सेकेंड सुई या सेकेंड हैंड। अच्छा, मैं मिनट हैंड की बात करता हूं तो ओमेगा फॉर मिनट हैंड कितना आएगा? तो एंगल तो 2π का ही बनेगा, लेकिन जब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेगी तो 60 मिनट होंगे, जिसे 60 सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये आंसर कितना आएगा, π/1800 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट डेटा आ जाएगा। और ओमेगा फॉर आवर हैंड यदि आपको निकालना है तो ये आएगा कितना, 2π का एंगल बनेगा। 12 घंटे लग जाते एक चक्कर लगाने में, घंटे को मिनट में कन्वर्ट किया और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आंसर आपके पास में आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। डेटा निकाल के रख लेना, मैंने 3 सवाल यहां पर करवा दिए हैं। ठीक है, श्योर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये सवाल कोई ज्यादा डिफिकल्ट था? फटाफट से सोचो और बोलो, क्या ये सवाल डिफिकल्ट था? मुझे तो नहीं लगता है कि भैया ये सवाल में कहीं कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए थी। यस। अच्छा, और कैसे सवाल यहां पर बन सकते हैं? मैंने सवाल बोला, देखो मान के चलो एक पहिया है हमारे पास में, हम लोग क्या करते हैं, एकदम देखो सिंपल सिंपल से सवाल ले रहे हैं। ठीक है, डेटा कैसे निकालूं, डेटा कैसे निकालूं, डेटा कैसे निकालूं? चलो करते हैं, दो भी है। लेट्स से अ व्हील rotating with speed 1200 RPM changes its speed to 2400 RPM in 10 सेकेंड। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में इसने ये अपना अचीव कर लिया है। अब इस सवाल को देख के क्या लगता है मैंने क्या पूछा होगा? तो मैंने पूछा होगा फाइंड
एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सवाल है, सिंपल सा सवाल। बोलो कर पाओगे क्या इस सवाल को? सर कैसे करेंगे? तो भैया मैंने आपको रिलेशन बताए हुए हैं। कैसे बताए हुए रिलेशन? आप जानते हैं v बराबर का u प्लस का at होता है, तो यहां पर ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस का अल्फा इंटू टी होता है। अल्फा आपसे पूछा है, तो यहां से अल्फा को क्या लिखोगे? अल्फा बराबर लिखोगे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। सर ओमेगा तो मालूम ही नहीं है भैया, ये ओमेगा आरपीएम में दिया तो है, आरपीएम में भी ओमेगा दिया जाता है, ये मैं सिखा चुका हूं आप लोगों को। यस और नो, फटाफट से बोलो यस और नो। कैसे कन्वर्ट करना था सिखाया था कि नहीं सिखाया था? ओके चलो, यदि वो चीज आपको याद है तो आप कर पाएंगे। अरे बोलो कर पाओगे क्या? ओमेगा का मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, जो कि रेडियन पर सेकंड में होनी चाहिए, और ये दिया है आरपीएम के अंदर में दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय आरपीएम? रोटेशन पर मिनट। तो भैया देखो यहां पर ओमेगा इनिशियल है आपके पास में 1200 आरपीएम, मतलब 1200 रोटेशन पर मिनट। तो यहां पर एक डेटा तो ये बन रहा है। ओमेगा फाइनल है आपके पास में 2400 आरपीएम, ये भी ठीक है काम का मेरे पास। टी आपको दिया गया है 10 सेकेंड। सो बस कन्वर्ट कर लीजिए और सवाल फॉर्मूले के अंदर में रख दीजिए। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई कैपिटल N बाई 60। याद है कुछ? यदि आरपीएम में डेटा गिवन हो तो भैया हम लोग इसे रेडियन पर सेकंड में कैसे लेके आते हैं? तो हम लोग लिखते हैं 2 पाई कैपिटल N अपॉन 60 बराबर है, तो 2 इंटू 3.14। एक काम करो, पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और 1200 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, 0 से 0 काटो, 6 से काटोगे 2 बार, ये आएगा 20 दूना 40, तो ये आ गया 40 पाई। सही है? अरे बोलो सही है क्या? अच्छा इसके बारे में बात करोगे तो ये आएगा 2 इंटू पाई इंटू 2400 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 कैंसल, 6 से काटोगे 4, 40 दूना 80 पाई। ओके, तो अल्फा का आंसर आएगा 80 पाई माइनस का 40 पाई डिवाइडेड बाई 10। सो अल्फा का आंसर आएगा 0 कैंसल, तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ये आपके पास में यहां पर मिल रहा है। जनरली इसी टर्मिनोलॉजी में आंसर मिलते हैं, जनरली इन्हीं के फॉर्मेट में आपको पूछा जाएगा। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर है ऐसा सवाल आएगा कर लोगे? बिल्कुल आराम से करना चाहिए, बस ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा तो काम खत्म। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटा आप लोग अटके पड़े रहेंगे। ठीक है, श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हमारे पास में हम लोग क्या करते हैं, एक और टाइप का सवाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको सिखाया था एस का कोई एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ds बाई dt। यस और नो? तो एक सवाल ऐसा कर लेते हैं हम लोग। मान के चलो सवाल है हमारे पास में थीटा बराबर गिवन है ए टी क्यू प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी, और सवाल मैंने पूछ लिया है फाइंड ओमेगा एंड अल्फा एट टी बराबर 0, या जो भी पूछना चाहूं मैं पूछ सकता हूं। यस और नो? तो बस सवाल कर लीजिए। तो भैया आप जानते हैं ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाय डी टी, मतलब डी बाय डी टी ऑफ ए टी क्यू प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी। नॉर्मल लिया है मैंने, यहाँ पे नंबर लिख सकता हूं, तो आंसर आएगा कितना? 3at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया ओमेगा का। और यदि आपको चाहिए अल्फा तो बोलो क्या करोगे? अल्फा बराबर आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करने पर आएगा 6at प्लस का 2b। अब यदि मैं t बराबर 0 पर पूछता हूं तो भी आप कर सकते हो, और t की किसी और दूसरी वैल्यू पर पूछता हूं तो भी आप कर सकते हो। बोलो कर सकते हो या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। यस? अब मैं पूछ लूं, मान के चलो इस सवाल के अंदर में मैंने और सवाल पूछ लिया, ठीक है, मैंने बोला ये सिर्फ रिकॉलिंग के लिए करवा रहा हूं, अदरवाइज मैं यहां पर फिर से वही काइनेमेटिक्स की तरह काफी समय लगाया जा सकता है। यहां पर मैंने पूछा फाइंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। बोलो क्या निकालना है?
इनडायरेक्टली आपको निकालना है ओमेगा एट टी बराबर 0। बेसिकली उसने पूछा वही है, बस इनडायरेक्टली। तो बोला आंसर कितना आएगा, आंसर कुछ नहीं आएगा, इस ओमेगा की वैल्यू में आपको क्या पुट करना है, यहां पर t बराबर 0 पुट कर दीजिए, तो ओमेगा का आंसर आएगा c रेडियन पर सेकेंड। c रेडियन पर सेकेंड। बोलो कर पाओगे क्या? क्या आराम से कर सकते हैं ऐसे सवाल? यदि आपके सामने कहीं भूले भटके आ जाए तो डर तो नहीं जाओगे ना? यस और नो? देखो आराम से करना है, बिल्कुल डरना नहीं है। ये काइनेमेटिक्स ही है, बस क्या है टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग निकल रही है। टर्मिनोलॉजीज क्या हो रही है, थोड़ी सी अलग निकल रही हैं। चलो और एक आधा सवाल मैं आपको करवा देता हूं यहां पे, जिससे क्या है कि आपको और कुछ लगे। क्वेश्चन है देखो यहां पर, अ व्हील एट रेस्ट, अ व्हील एट रेस्ट, अ व्हील एट रेस्ट starts rotating in such a way that it achieves, देखो डेटा पे यूनिट पे ध्यान देना, it achieves स्पीड ऑफ मान के चलो मैंने यहां पर दे दिया 30 पाई रेडियन पर सेकेंड in 10 second, find angle made by, या find angle made by wheel, ऐसा बोला जा सकता है, या फिर बोला जा सकता है find angular displacement, find angular displacement। ठीक है, ये ऐसे टाइप के सवाल यहां पर बन सकते हैं। बोलो कर सकते हो क्या? सर जी करना क्या है वही पता नहीं लग रहा है। फाइंड एंगल का मतलब क्या है? तो बेसिकली देखो आपको पूछा क्या गया है थीटा, तो थीटा का रिलेशन कौन सा है? तो थीटा का रिलेशन है ओमेगा इनिशियल इनटू टी प्लस का हाफ अल्फा इनटू टी स्क्वायर। क्या ये रिलेशन आपको आता है? बस आता है। अच्छा, व्हील इज एट रेस्ट इनिशियली, बराबर है, मतलब ओमेगा इनिशियल तो 0 है, तो थीटा बराबर हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो गया। बस यहां पर एक ही परेशानी है कि अल्फा कैसे निकालें। तो भैया अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा कैसे निकालोगे? तो अल्फा आ जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। तो यहां पर पुट कर दीजिए, तो यहां पर पुट करोगे तो आएगा 30 पाई माइनस 0 अपॉन 10, तो आंसर आ जाएगा 3 पाई। यस और नो? बस आराम से हो गया। अब क्या दिक्कत है, उठा के वैल्यू पुट कर दो। तो थीटा का आंसर आएगा हाफ इंटू 3 पाई इंटू 10 का स्क्वायर। तो भैया जी थीटा बराबर कितना आएगा? देखो 10 और 10 100, 100 का आधा 50, 150 पाई। तो 10 सेकेंड में वो पहिया 150 पाई घूम चुका है। अच्छा, इसमें सवाल और मैं एक्स्ट्रा क्या पूछ सकता हूं? मैं पूछ सकता हूं फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय व्हील। इस पहिए ने कितने चक्कर लगाए हैं ये बताना है। तो कैसे बताओगे? तो भैया देखो आप जानते हैं कि एक चक्कर में 2 पाई का जब एंगल बनता है तो एक चक्कर लगता है, तो एक चक्कर में 1/2 पाई घूमोगे। सॉरी, एक एंगल यदि घूमे तो 1/2 पाई चक्कर लग जाएंगे। यहां पर आपने एंगल 150 का बनाया, तो 150 पाई के लिए क्या लिखोगे? 1/2 पाई इंटू 150 पाई, मल्टीप्लाई करना है बेसिक मैथमेटिक्स है। 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 75 रिवॉल्यूशन बन चुके होंगे। मतलब ये पहिया 10 सेकंड में 75 चक्कर लगा चुका होगा। ये पहिया 10 सेकेंड में 75 रिवॉल्यूशंस लगा चुका होगा। ध्यान से सुनिए, सवाल को फिर से देखो। मैंने क्या बोला था? पहले मैंने सवाल पूछा था फाइंड द एंगल मेड बाय द व्हील, बराबर है, मतलब पहिया कितना चला है। तो 150 पाई चल गया है पहिया, 150 पाई का क्या आ गया है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब सवाल यहां पर मैंने बोला है कि यहां पर मतलब बेसिकली ये चीज और ये चीज एक ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल मेड बाय द व्हील। ठीक है, लैंग्वेज कुछ भी पूछे, लेकिन इसको निकालने के लिए मेरे को एंगुलर एक्सेलरेशन जरूर निकालना पड़ेगा, जो कि मेरे पास अभी देखो मैंने यहां पर कराया था। किधर गया, किधर गया? यहां नहीं,
हाँ देखो अल्फा बराबर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी, इसी फॉर्मूले को मैंने यहां पर यूज किया। और ओमेगा फाइनल कितना है 30 पाई रेडियन पर सेकंड, इनिशियली वो रेस्ट पर था तो 30 पाई माइनस 0 अपॉन टी 10 सेकंड ही दिया है ना मैंने, हाँ 10 सेकंड। लो भाई वापस से कर देता हूं इसको, हरा हरा सा 10 सेकंड है ये, ठीक है 10 सेकंड। तो 30 पाई माइनस 0 अपॉन 10, 0 0 कैंसल, तो 3 पाई। अल्फा कितना आ गया 3 पाई, मैंने उठा के यहां पे पुट किया 1/2 इंटू 3 पाई इंटू टाइम 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर 100, 100 का आधा 50, 50 इंटू 3 150, 150 पाई। फिर मैंने पूछ लिया फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय द व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, बट ऑब्वियस सी बात है, तो आप जानते हैं कि भैया सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं, देखो यदि आप एक चक्कर ऐसा पूरा लगा लेते हो तो कितना घूमते हो 2 पाई, बराबर है। तो 2 पाई एंगल बनाया मतलब आपने एक चक्कर लगाया, तो यदि आपने एक एंगल बनाया होता 1 का तो आप 1/2 पाई चक्कर लगाते, लेकिन यदि आपने एंगल बना दिया 150 पाई का तो आप कितना हो गए, कितने चक्कर लग जाएंगे, बोलो क्या ये बेसिक मैथमेटिक्स है। अरे भाई 10 रुपए का यदि एक पेन आता है तो 150 रुपए के कितने पेन आएंगे, मतलब ये सवाल ऐसे मानिए कि भैया मैंने पूछ लिया 20 रुपए का एक पेन आता है तो 150 रुपए में कितने, सॉरी 20 की जगह 2 लो, पाई तो हटा रहा हूं मैं, पी का मतलब पाई है, ठीक है पेन है। तो यहां पर मेरा सवाल है 2 रुपए में एक पेन आता है तो 150 में कितने पेन आते हैं, कैसे करोगे इस सवाल को बताओ फटाफट से, वही सवाल है नथिंग एल्स। तो आप बोलोगे सर जी 2 रुपए का एक पेन तो 1 रुपए का आएगा आधा पेन। अब ये मत बोलना सर आधा पेन थोड़ी कोई बेचता है, मैं सवाल करवाने के लिए लिख रहा हूं। तो 150 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो आप लिखोगे 1/2 इंटू 150, ठीक है तो काट लो तो 75 पेन। तो मतलब यहां पर पेन की जगह चक्कर लग रहे हैं तो आंसर आ गया 75 रिवॉल्यूशन, ठीक है। सवाल कंटिन्यू चल रहा है उसी में आगे, और मैं क्या पूछ सकता हूं इसी सवाल के लिए, इसी सवाल के लिए मैं पूछ सकता हूं आप लोगों से फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हील, ये पूछ लिया मैंने, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हील, बोलो कैसे निकालोगे। तो भैया फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो भैया आप जानते हैं 10 सेकेंड में आपने लगाए हैं 75 चक्कर, तो 1 सेकेंड में लगेगा 75 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 7.5 चक्कर, तो 7.5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या 7.5 हर्ट्ज, इसी को और सुन लीजिए 7.5 आरपीएस भी बोल सकते हैं, यस और नो, समझ में आ रही है बात। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अच्छा मैं पूछ लेता हूं यहां पर और भी क्या चीज पूछ सकता हूं, मैं टाइम पीरियड पूछ सकता हूं। तो भैया टी बराबर होता है 1/f, अभी सिखाया है, या f बराबर 1/t, सो यहां से t बराबर आएगा 1/7.5, 1/7.5। अब कई लोग बोलोगे सर ये तो टाइम पीरियड क्या फिक्स रहेगा क्या, आगे ये तो अल्फा है तो ये तो कम होते जाएगा ना। तो हम लोग ये बात जानते हैं, मान के चलो वहां पे आके फिक्स हो गया, लास्ट में आके फिक्स हो गया उतनी देर तक ही, तो उसके बेसिस पर कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है, इस बात को पकड़ते हुए चलना। नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर आप सोचिए स्टार्ट में रेस्ट में था, एंगुलर एक्सेलरेशन है, मतलब पहिए की स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, 10 सेकंड बाद इतनी स्पीड थी तो आगे भी तो स्पीड बढ़ेगी, आगे स्पीड बढ़ेगी तो पहिया फिर धीरे और तेज घूमेगा, और तेज घूमेगा तो उसे घूमने में कम समय लगेगा। आपकी बातें सही हैं, बट यदि सवाल पूछा जा रहा है मतलब वो ये बात को ध्यान में रख के पूछा जा रहा है कि इट इज अंडरस्टूड दैट वॉट एवर वी आर डूइंग एट टाइम t इक्वल्स टू 10, मतलब यहां से आगे पहिए को एक्सेलरेशन मिलना बंद हो गया, उसी के आगे चल रहा है उसी पे बेसिस पे, ठीक है। सो आपका आंसर यहां से निकाल लेना 1/7.5 डिवाइड करके, पॉइंट लगाओ, पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, एक और 0 बढ़ा दो, यहां पे 0 पॉइंट लग जाएगा, 75 एकम 75, 25 0 250, मतलब 3 बार और आगे डिवाइड कर देना, टाइम आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो एक सवाल पर और कितने सवाल यहां पर बनाए जा सकते हैं ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक बात मैं यहां पर और इंपॉर्टेंट कवर करना चाहता था जो मैं भूल गया, वो ये है कि इसकी यूनिट कितनी है, इसकी यूनिट नहीं लिखी मैंने, चलो फटाफट बताओ इसकी यूनिट क्या आएगी। कितने लोगों ने इसकी यूनिट अपने आप लिख ली है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखी होगी, मेरे लिए छोड़ दी होगी, और बाद में पूछेंगे एक दूसरे से अरे यार इसकी यूनिट तो बता दे यार, मेरे तो याद ही नहीं आ रहा कुछ।
भैया जी इसकी यूनिट है रेडियन। ओ सर ये तो आती थी, लिखी क्यों नहीं? आती तो थी पर लिखी नहीं। नहीं लिखी मतलब हम मानेंगे नहीं आती। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया है या नहीं आया है, ये बताओ पहले तो मेरे को, ठीक है? चलो सर जी ये वाला पॉइंट समझ में आया। अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने आज जो सीखा है उस पर कोई सवाल तो आपने बनाया नहीं अभी तक। हम लोगों ने सीखा ना रिलेशन बिटवीन क्या बोलते हैं उसको, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन हम लोगों ने सीखा हुआ है। क्या उस पर कोई सवाल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता। तो मैंने बोला कि क्वेश्चन है अ पार्टिकल whose radius vector is given as r vector बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप has angular velocity as what is क्या लिखूं मैं मैं लिख दिया ओमेगा वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, फाइंड वेलोसिटी। बस यही सवाल है। तो हमने तो अभी सीखा है वी वेक्टर बराबर का ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सो भैया जी वी वेक्टर बराबर आएगा आई कैप जे कैप के कैप। सर ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 और प्लस का 2, ये आएगा 2 3 माइनस 1। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये मैट्रिक्स सॉल्व करना आता है बेटा। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको नहीं आता? नहीं आता है तो बेटा एक बार और बेसिक का लेक्चर देखो। वी वेक्टर बराबर ये क्या आएगा आई कैप, इन दोनों का करोगे तो आएगा +1 माइनस माइनस सॉरी माइनस ही है, मैंने +2 लिखा था इसलिए मेरे को लगा 3 2 जा 6 माइनस जे कैप वाले को छुपा लो तो ये आएगा -1 माइनस का 4 प्लस का k कैप 1 3 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2। तो v वेक्टर का आंसर आएगा देखो माइनस का 5 आई कैप माइनस माइनस प्लस का 5 जे कैप प्लस का 5 के कैप। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, ये आपके पास में वेलोसिटी वेक्टर आ गई। डेटा कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस और नो बोलो, समझ में आया या नहीं आया? आया तो सही, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा तो आ गया है। चलो और एक आधा सवाल देखो। अब मोस्टली क्या है, यदि वो वेक्टर का सवाल पूछना चाहता है तो वो ऐसा सवाल पूछेगा, लेकिन यदि वो ऐसा कुछ सवाल पूछ ले, कैसे, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ 10 मीटर रेडियस with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लिख के दे, डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको लीनियर चाहिए, सॉरी वेक्टर में लिखना है, कैसे लिखना है। तो आप जानते हैं v बराबर होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर आएगा v/r। v दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और ये है आपका 10 मीटर, तो बेटा आंसर आएगा 2 रेडियन पर सेकेंड। यहां पर ये कंफ्यूजन मत कर लेना कि सर यहाँ पे यूनिट को देखो 1/सेकेंड आ रहा है तो हम लोग ऐसे कैसे कर लेंगे। आप जानते हैं कि ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है तो वही लिखनी है, नहीं तो यहां पर मीटर से मीटर कट गया, 1/सेकेंड तो 2 सेकेंड इनवर्स लगा दिया। सवाल को पढ़िए और उसके बेसिस पर यूनिट लगाइए, सवाल में किसकी यूनिट है। नहीं तो हम लोग देखो, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यहां पर काट पीट के 2 और सेकेंड इनवर्स आना चाहिए था, बट आप जानते हैं ये बात कि ओमेगा की जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकेंड होती है, तो इसलिए वो कंफ्यूजन में मत रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये पे यही दे दिया 2 सेकेंड इनवर्स, और ये वाला दे दिया ऑप्शन नंबर बी पे, तो यही वाला करेक्ट है, 2 सेकेंड इनवर्स मत लगा देना, क्योंकि एंगुलर स्पीड
की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है। उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं, चाहे कुछ भी कर लो। यस और नो, फटाफट से समझ जाइए इस बात को, क्योंकि ये बात बहुत बहुत जरूरी है। यस और नो, हम लोग चर्चा कर रहे थे टाइप्स ऑफ मोशन और उसके अंदर टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। मैंने वहां पर बोला था भैया सर्कुलर मोशन जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लोग पहले शुरू कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सवाल बहुत है ना आज के लिए, हालांकि कई लोगों का पेट नहीं भरा होगा, उनका कुछ नहीं हो सकता। अब तुम भूखे ही हो जिंदगी भर, तो क्या करें हम लोग, जितना खिला सकते हैं उतना खिला रहे हैं, इससे ज्यादा कैसे खिलाएंगे। फिर तो कई लोग बोलेंगे सर रोज के लेक्चर में 20-25 सवाल करवाया करो कम से कम, तभी मजा आएगा। अब 20-25 सवाल कराएंगे तो थियरी कब पढ़ाएंगे, थोड़ी तो थियरी पढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को, और मेनली तो थियरी पढ़ाते हैं, थियरी के साथ साथ बीच बीच में एग्जाम्पल चलती रहते, थोड़ी सा एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते। बोले एग्जाम्पल खत्म करते क्या, बिल्कुल नहीं करते। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का शॉर्टकट नाम है यूसीएम, ये बात दिमाग में रख लीजिए। कई बार सर आपने तो मतलब मजाक कर रहे हो आप, यूसीएम हम नहीं जानेंगे, ऐसा हो सकता है क्या। यूसीएम तो इतनी बार पढ़ लिया है हम लोगों ने, यूसी ब्राउजर हमें मालूम है, वैसा ही तो है यूसीएम, उसमें क्या है नया, क्या है बोलो। ओ अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है, देखो यूनिफॉर्म, यहां पर एक वर्ड आ रहा है यूनिफॉर्म। अब इस यूनिफॉर्म वर्ड से क्या मतलब होता है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है वो कैसी होती है। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ये कि व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म्स circular motion with constant angular speed या angular velocity या सिर्फ स्पीड, इन तीनों में से कुछ भी वर्ड लिखा हो तो ये क्या है, आपकी एक यूसीएम है। क्या है, यूसीएम है, ठीक है। एक पार्टिकल जब कभी भी सर्कुलर मोशन, देखो सर्कुलर मोशन तो वर्ड पहले से ही है और ये हमारा सीखा हुआ है, जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कल पे चक्कर लगा रहा है सर्कुलर मोशन तो है ही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब बन जाएगी, जब उसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो, ऐसा बोला जाए, या ऐसा बोल दे एंगुलर वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, या ऐसा बोल दे कि स्पीड इज अ कांस्टेंट। देखो यहां पर सिर्फ स्पीड वर्ड लिखा है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं लिखी है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि एक पार्टिकल के लिए यदि हम लोग बात करते हैं, मान के चलो ये एक समान रफ्तार से चल रहा है, मान के चलो ये पार्टिकल यहां पर 5 मीटर पर सेकंड से इस 1 या 2 मीटर रेडियस वाले सर्कल पे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो भैया इसकी वेलोसिटी यदि यहां पर देखोगे, यदि मैं इसे लिखूं तो ये भैया ये आ जाएगा यहाँ पे फाई आई कैप हो सकता है ये, और यहां पर पहुंचने के बाद में ये फाई जे कैप बन सकता है, यहां पहुंचने के बाद में माइनस का फाई आई कैप बन सकता है, और यहां पर जाने के बाद में माइनस का फाई जे कैप बन सकता है। ये बात को ध्यान रखिए, ये चक्र बन गया आपका, यस। तो लेकिन 5 जो है 5 मीटर पर सेकंड ये कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस, बस आपको एक रिकॉलिंग की जरूरत थी, बाकी कुछ नहीं, ये पढ़ाया हुआ है और आप जानते हैं। बेसिक काइनेमेटिक्स जो भी बच्चा जानता है उसके लिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब हम लोग बात करते हैं तो भैया हम लोग यहां पर बात करते हैं कि जब आपका पार्टिकल एक कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा हो, कांस्टेंट रफ्तार से सर्कल पर घूम रहा हो, तो यहां पर उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहां पर देखिए बेसिक यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपका पार्टिकल जो है, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, यस और नो। सवाल को सुनिए और उसके हिसाब से आंसर दीजिए। सवाल मैंने पूछा है क्या यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, यस और नो। यस सर कैसे, देखो बेटा यहां पर वेलोसिटी है फाई आई कैप, यहां पर हो गई फाई जे कैप, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, यस और नो। क्या ये दोनों सेम लिख दोगे v1, इसे यदि आपने v1 मान लिया तो क्या इसे
V1 ही लिख सकता हूं या V2 लिखना पड़ेगा? V2 लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों डेटा अलग अलग हैं, क्लियरली अलग है। लेकिन यदि मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड दोनों की क्या है? सेम है। और व्हाट अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी? तो भैया ओमेगा V बराबर आपका ओमेगा आर है, तो ओमेगा बराबर तो V बाई आर है, तो यहां तो स्पीड लिखनी है तो फाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो आपका 2.5 रेडियन पर सेकेंड फिक्स है। अरे बोलो यस और नो, अरे यस और नो सर, काहे का यस और काहे का नो? हमें तो ऐसे लग रहा है कि पहिए में घूमते घूमते हमारा भी सर चकराने लग गया है। क्या ऐसा फीलिंग आ रही है? क्या ऐसी फीलिंग आ रही है? तो रुकिए, हम लोग और कुछ बातें करते हैं। चलो एक बात बताओ, मैं यहां पर आपसे पूछता हूं, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इतनी बात से तो आप सहमत हो गए ना? मैंने यहां पर और यहां पर डेटा करके बता दिया भैया। देखो V1 बराबर है फाई आई कैप और V2 बराबर है फाई जे कैप। तो क्या V1 और V2 बराबर है? बिल्कुल नहीं है, V1 इज नॉट इक्वल टू V2। हाँ, यदि मैं लिखता हूं यहां पर V1 का मैग्नीट्यूड एंड V2 के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, वेक्टर वाइज पूरे बराबर नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है? सेम है, तो वो यूसीएम ही है। तो वो क्या है? यूसीएम ही है। अब सवाल उठता है, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है? यस और नो? तो आपका आंसर आना चाहिए फटाफट से, बोलो यस और नो। तो आंसर है यस। भैया क्यों सर जी? आप देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है और चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो भैया आपका एक्सेलरेशन तो यहां पर पार्टिकल का प्रेजेंट है ही है, इसे आप नकार नहीं सकते हैं। यस और नो? मैंने बोला सही बात है सर जी, नहीं नकारेंगे। तो इसका मतलब है कि क्या हम लोगों को एक्सेलरेशन की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो मैं बोलूंगा यस बेटा, आपको एक्सेलरेशन की बात यहां पर करनी ही चाहिए। और ये जो एक्सेलरेशन आएगा, है क्या टाइम? एक्चुअली 41 मिनट तो हो गए हैं, तो मैं काम करता हूं, कराऊं कि नहीं कराऊं, कराऊं कि नहीं कराऊं, कराऊं कि नहीं कराऊं। कई बार है ना यही सोचने में ना टाइम निकल जाता है और सोचते हैं कि नहीं कराएं, फिर कई बार सोचते हैं करा लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, क्या दिक्कत है? मैंने माना लेट्स से हमारे पास में एक पार्टिकल है जो v स्पीड से, v रफ्तार से इस सर्कल के ऊपर में चक्कर लगा रहा है, ठीक है? ठीक है, यहां पर ये एट t बराबर 0 पर पार्टिकल इज एट पोजीशन A, और आगे चल के मेरे पास में यहां पर डेल्टा थीटा का एंगल बन गया, ये पार्टिकल की पोजीशन है B एट t बराबर t। यस और नो? अब देखो मैं यदि यहां पर वेलोसिटी के लिए मैं बात करना चाहता हूं, वेलोसिटी के वेक्टर के लिए, तो यहां पर ऐसे हो जाएगा, यहां पर ऐसे हो जाएगा। यस और नो? क्या यही होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। बोलो होगा या नहीं होगा? बोलो सही बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको नाम थोड़ा सा खींच खांच के नामकरण करते हैं। मैंने बोला देखो ये ए पॉइंट है, इसे मैं पी ले देता हूं, तो ये एक एपी वेक्टर बन जाएगा। ये बी है तो मैं इसे क्यू दे देता हूं, तो ये बी क्यू वेक्टर बन जाएगा, ठीक है? दिस इज योर एपी वेक्टर, ये है आपका बी क्यू वेक्टर। वेक्टर के फॉर्मेट में मैंने डाल दिया। अब मैंने यहां पर एक काम करना है, वो काम क्या करना है जरा देखते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, और कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, मैंने एपी वेक्टर के पैरेलल यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है और इसे नाम दे दिया है, देखो ये इसके बराबर है और इक्वल है और पैरेलल है। एपी जैसा ही मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है बी पर, ठीक है? एपी जैसा यहां पर ड्रॉ कर दिया है बी पर, और इसे मैं नाम दे देता हूं, मान के चलो पी क्यू हो गया, तो इसे आर नाम दे देते हैं, ठीक है? इतना सा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दिया है। और यहां पर कहानी ये है कि भैया जो मैंने बी आर वेक्टर बनाया है दैट इज पैरेलल टू एपी वेक्टर। यस और नो? इतना जो कंस्ट्रक्शन किया है वो समझ में आया? दूसरा यहां पर एक पॉइंट और है, वो ये है कि भैया बी आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके एपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है, और ये आपका सबका v ही है, ठीक है? ये क्या है? v ही है। अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और कर रहा हूं मैं। यहां पर देखो छोटा छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं जिससे मैं आपको समझा सकूं। मैंने क्या किया, R और Q को ज्वाइन कर दिया। R और Q को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ओके, अब R और Q को ज्वाइन करने से क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा सोचना है। अच्छा, इसकी रेडियस को आप R मान लीजिए, स्मॉल या कैपिटल, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरा ये बात है, यदि v कांस्टेंट, मैंने बोला था अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कुलर
पाथ ऑफ रेडियस आर, तो भैया यहां पर ये ओमेगा आएगा और ओमेगा वी बराबर ओमेगा आर, वो इसमें एज इट इज रहेगा। मैं बोला ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल बी आर क्यू। इस ट्राइंगल को यदि मैं देखता हूं तो बोलो यहां पर ट्राइंगल वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन लगाओ, तो कैसे लगाएंगे? हाँ, तो आप लिखेंगे बी आर वेक्टर प्लस का आर क्यू वेक्टर बराबर का बी क्यू वेक्टर। क्या मैंने सही लिखा है? बी आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर बराबर का बी क्यू वेक्टर। क्या मैंने सही लिखा है? यस और नो? बिल्कुल सही लिखा है। यहां से देखो मैं लिख सकता हूं आर क्यू वेक्टर बराबर बी क्यू वेक्टर माइनस का बी आर वेक्टर। यस और नो? फटाफट देखो और बोलो। सर जी लग तो बराबर रहा है अभी तक, तो मतलब अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भैया यहाँ पे कोई गड़बड़ी की संभावना है, मतलब सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं बी आर वेक्टर को एपी वेक्टर लिख सकता हूं? मैंने वहां पे लिखवाया है, तो मैं लिख सकता हूं इट इंप्लाइज आर क्यू वेक्टर बराबर बी क्यू एज इट इज है माइनस का एपी वेक्टर। यस और नो? बिल्कुल लिख सकता हूं, मतलब सही बात है। इसका मतलब समझिए, बी क्यू का मतलब क्या है? बी क्यू वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी एट बी, और ये एपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी एट ए। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया क्या? मैं यहां पर लिख रहा हूं आर क्यू वेक्टर का मतलब वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी एट ए। यस और नो? क्या मैं यही लिख रहा हूं यहां से? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने लिख दिया है आर क्यू वेक्टर का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मैंने यहां पर लिख दिया है। अरे बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल सही बात है। और यदि चेंज इन वेलोसिटी को मैं बात करूं तो इसका मतलब ये तो डेल्टा वी वेक्टर हो गया क्या? बोलो फटाफट से। आर क्यू वेक्टर का मतलब डेल्टा वी वेक्टर हो गया या नहीं हो गया? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है सर जी, ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। सो यहां से हम लोग एक पॉइंट पर, निष्कर्ष पर पहुंचा रहा हूं मैं आपको। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं कि भैया एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से मैं एक पॉइंट कह सकता हूं, वो ये है कि एक्सेलरेशन को यदि मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या हम लोग लिख सकते हैं आर क्यू वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। यस और नो? बेसिकली ये डेल्टा वी को वेक्टर नहीं डाला क्या? डेल्टा वी वेक्टर, और ये इस प्रकार से यहां पर बनता हुआ नजर आ जाएगा। यस और नो? आपने बोला सर सही बात है, लेकिन इसका कोई फायदा मेरे को नहीं दिख रहा है। सर इसका हमें कोई फायदा तो दिख ही नहीं रहा है, हमारे पास में तो कुछ बन ही नहीं रहा है। उसका क्या करेंगे? तो मैं बोलूंगा बेटा कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ कैसे करते हैं जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मेनली क्या है ना, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, डेल्टा थीटा। सर कैसे डेल्टा थीटा सेम होगा? तो बेसिकली समझिए, इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करनी है। देखो हो क्या रहा है, देखो ये आपकी रेफरेंस लाइन है, मतलब सही बात है, और ये ऐसा जा रहा है, यहां से यहां तक का एंगल डेल्टा थीटा है। मतलब ये पार्टिकल से देखो, ये यहां से देखो, ये अंदर पहले देखो, तो अंदर में देखो क्या हो रहा है कि आपका पार्टिकल जो रेडियस वेक्टर है ना, उसने यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल बनाया है, ये आपने डेल्टा थीटा बोला है, बराबर है। रेफरेंस लाइन इतने से चली, मतलब यदि मैं वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ये वाली चीज यहां पर आपने ट्रांसफर मार दी ना, यही वाली चीज यहां पे ट्रांसफर मारी है, और ये आपका फाइनल पोजीशन है बेटा, यहां पर इस जगह पर ये फाइनल पोजीशन, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो इसी के बराबर आएगा। ये लॉजिकली यहां पर मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। यस और नो? और यदि आपको ये लॉजिक वाली बात यदि समझ में आई होगी तो हम लोग यहां से डेल्टा थीटा की गया क्या, यही तक था ना? हाँ ओके। नहीं कई बार क्या होता है, अब इस डेल्टा थीटा के बारे में यदि मैं बात करना चाहूं तो डेल्टा थीटा क्या लिखा जा सकता है? डेल्टा थीटा क्या लिखा जा सकता है? क्या मैं इसे आर क्यू अपॉन बी आर लिख सकता हूं? डेल्टा थीटा बराबर क्या मैं आर क्यू अपॉन बी आर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं तो मैंने लिख दिया डेल्टा थीटा बराबर आर क्यू अपॉन बी आर। डेल्टा थीटा बराबर क्या लिख दिया?
आर क्यू अपॉन बी आर लिख दिया। अब यहां पर जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो तो आर क्यू का मतलब तो डेल्टा वी था और बी आर का मतलब क्या था, बी आर वी था, यस और नो। और आर क्यू किधर गया, देखो ये रहा आर क्यू, यस और नो। तो मैंने बोला सही बात है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया डेल्टा थीटा बराबर मेरे पास डेल्टा वी अपॉन वी आ रहा है। अरे डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा वी अपॉन वी आ रहा है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कर लूं तो डेल्टा वी बराबर वी इंटू डेल्टा थीटा आ जाएगा, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। नाउ यदि मैं यहां पर एक और बात कर दूं, वो ये है कि लिमिट्स अप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, लिमिट्स अप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। सर जी कैसे काम बन जाएगा, यहां तो काम बनते हुए नहीं दिख रहा है, उल्टा बिगड़ते हुए दिख रहा है। मैं बोलूंगा ऐसे कैसे, आप सोचिए जरा सा, रिलेशन आपके सामने आ जाएगा। मैं डेल्टा टी से दोनों साइड डिवाइड कर दूं, देखो डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बराबर वी इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यस और नो। फिर मैं लिमिट लगवा दूं तो मैंने बोला लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इंटू वी, यस। अब इसको देखो, इसको लिख सकता हूं मैं dv बाई डी टी बराबर ये कितना आ जाएगा ओमेगा और इंटू वी, और dv बाई डी टी क्या है आपका a, तो a बराबर आ गया ओमेगा इंटू वी। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। a बराबर कितना आ गया, ओमेगा इंटू वी आ गया। अच्छा एक और बात बताओ मुझे, v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है, तो भैया a बराबर आएगा ओमेगा इंटू ओमेगा आर, तो a का मतलब आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये एक रिलेशन आ जाएगा, यस और नो। मैं बोला सही बात है। अब एक और मैं रिलेशन की यहां पर बात करने की कोशिश करता हूं, वो ये है कि भैया a बराबर ओमेगा इंटू वी है और v बराबर कैन बी रिटन एज ओमेगा अपॉन आर। मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या, ओमेगा बराबर वी अपॉन आर बोल रहा हूं और लिखते समय ये लिख गया चलो ओमेगा बराबर v अपॉन आर यदि मैंने लिख दिया तो a बराबर आएगा v अपॉन आर इंटू वी। सो a का एक और फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर। ये सारे फॉर्मूले यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं क्या आपको, फटाफट से देखिए, a बराबर v स्क्वायर अपॉन आर, a बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, a बराबर ओमेगा इंटू वी, ये सारे मेरे को क्या दे रहे हैं, ऑल आर गिविंग मी एक्सेलरेशन। बट एक मिनट थोड़ा सा यहां पर रुकिए और हम लोग थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। बेसिकली ये जो सारे रिलेशन हैं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या है, एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन है तो बेसिकली ये जो एक्सेलरेशन आता है इसे हम लोग नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। सर ये कैसे पता लगा हम लोगों की ये रेडियल एक्सेलरेशन है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली क्या है, ये कैलकुलस मेथड से आपको समझ में आएगा। किससे समझ में आएगा, कैलकुलस मेथड से आपको समझ में आएगा। या फिर हम लोग इसको रिलेशन को प्रूव करना ही चाहते हैं तो हम लोग एक काम कर लेते हैं। देखो ये सारे जो रिलेशन है इनको मैं लिख देता हूं, ये जो रिलेशन यहां पर बन रहे हैं वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, दे आर रेडियल एक्सेलरेशन। अब देखो ये रेडियल एक्सेलरेशन का मीनिंग आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको अगले लेक्चर में कैलकुलस मेथड से इसको प्रूव करवाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा ये रेडियल एक्सेलरेशन ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ये हालांकि इसको मैं अभी चाहिए तो अभी लिख देता हूं एसी या ए आर। सर एसी लिख के काट के फिर आर क्यों कर लिया, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब आगे चल के एक वर्ड आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आगे चल के आएगा, शायद अगले लेक्चर में आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा ना बेटा। आज तो हम लोगों ने सिर्फ ए बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर लेके आए हैं, लेकिन ये कौन सा वाला है अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है। बेसिकली क्या है ना कि जब सर्कुलर मोशन हो रही होती है पार्टिकल की तो दो तरह के एक्सेलरेशन आते हैं, एक आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये जो अभी हमारा निकल के आया है वो है आपका ये ए आर या ए आर बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर या वी स्क्वायर अपॉन आर जो आया है अभी हमारे पास में, वो है आपका क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। तो सर क्या फिर ओमेगा इंटू वी भी रेडियल एक्सेलरेशन है? बिल्कुल वही है। तो सर आपने लिखा नहीं है तो नहीं लिखा, तो लिख दो यार, क्या दिक्कत है। तो सर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या प्रॉब्लम है, ये कौन सा नया टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। मैं बोला लेक्चर हमें इजाजत नहीं दे रहा है, लेक्चर यदि इजाजत देते था तो मैं करवा देता था आज ही। सो हमें एक और लेक्चर रुकना। देखो
सर्कुलर मोशन, मैंने क्या बोला, सर्कुलर मोशन इज जस्ट लाइक अ चैप्टर। तो शुरुआत के 2 या 3 लेक्चर सिर्फ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए। तो आज के लेक्चर में भी हम लोगों ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है बस। अब कल के लेक्चर, जब आने वाला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर में हम लोग क्या कर देंगे, इनको सबको कंबाइन कर देंगे और आपका असली लेक्चर चालू होगा। पर आने वाला लेक्चर, उसके बाद वाला लेक्चर, वहां से फिर सर्कुलर मोशन का असली खेल शुरू होगा। कल के लेक्चर में ही हो जाएगा ऑलमोस्ट फिनिशिंग। जब कल का लेक्चर फिनिश हो रहा होगा तो वहां पर इंपॉर्टेंट और भी टर्मिनोलॉजी आ चुकी होंगी, और भी कॉन्सेप्ट आ चुके होंगे, और भी न्यूमेरिकल्स की अप्रोच आ चुकी होगी। लेकिन अभी के लिए यहां तक आपको रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग वापस से एक बार जरा रिकॉलिंग कर लेते हैं बेटा, क्या क्या हम लोगों ने सीखा है आज। देखो, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो बेटा हम लोगों ने रिलेशन सीखा है v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, या v बराबर ओमेगा इंटू आर, v बराबर ओमेगा इंटू आर। बेसिकली देखिए, s बराबर r थीटा, v बराबर r ओमेगा, ठीक है। रिलेशन काम के लिए मैं बता रहा हूं, आगे चल के आएगा a बराबर अल्फा r, ठीक है, a बराबर अल्फा r आगे चल के आएगा, आज नहीं है। तो ठीक है, ये रिलेशन याद रहेगा, लीनियर बराबर रेडियस इनटू एंगुलर, लीनियर बराबर रेडियस इनटू एंगुलर, याद रख लेना। याद रखने का तरीका, एस बराबर आर थीटा, वी बराबर आर ओमेगा, ए बराबर अल्फा आर, लीनियर बराबर रेडियस इनटू एंगुलर, ठीक है। ये रिलेशन हो गया। इसके आगे हम लोग बढ़े, इसके आगे हम लोगों ने क्या बात करी, ये क्या सिखाया मैंने इसमें, अच्छा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने यहां पर समझाया। टाइम पीरियड डिफाइन एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल या वन रिवॉल्यूशन, उसको मैंने फॉर्मूला वाइज डाल दिया, 2π/t। फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। तो भैया f बराबर 1/t, t की जगह 1 रखोगे तो f की वैल्यू 1 आती है, तो वहां से मैंने लिखा। फिर यहां से ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला, ओमेगा बराबर 2πf। आगे बढ़ा मैं यहाँ पर, इसमें मैंने एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड एक न्यूमेरिकल करवाया। फिर मैंने यहाँ पर मिनट हैंड निकलवा दिया, आर हैंड निकाल दिया। डेटा निकाल के रख लेना बेटा, काम का डेटा है, ठीक है। आगे गए हम लोग, यहां पर भी एक न्यूमेरिकल करवा दिया एंगुलर एक्सेलरेशन का, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम वाला। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसे सवालों को आप कर पाओगे, ठीक है। फिर यहां पर आ गया ये कर लिया, अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी 680 अपॉन, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, ये भी अगेन एक न्यूमेरिकल है। बट यहां पर मैंने एक न्यूमेरिकल के अंदर में आगे 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 बढ़ता गया, कुछ और सवाल यहां पर बताए मैंने। फ्रीक्वेंसी निकलवाना सिखाया, फ्रीक्वेंसी। फिर यहां पर वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर पे एक न्यूमेरिकल कर लिया, और वेक्टर के बाद में न्यूमेरिकल डेटा पे v बराबर ओमेगा आर पे ओमेगा बराबर v बाई आर पे एक सवाल कर लिया। फिर मैंने यहां पर ये पॉइंट बताया रेडियन पर सेकंड और सेकंड इनवर्स में। भैया देखो, ये नहीं है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट बनती है सेकंड इनवर्स, और ये आपकी ओमेगा की यूनिट बनती है, तो फर्क है दोनों में, ध्यान रखना। फिर हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसी सर्कुलर मोशन है जहां पर आपकी एंगुलर स्पीड बोलें या एंगुलर वेलोसिटी बोलें या स्पीड बोलें, ये तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करें, तीनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये कहानी यहां पर आई। फिर मैंने इसका कुछ रिलेशन के बारे में पहुंचा। ये कौन सा रिलेशन है, ये है एक्सेलरेशन का रिलेशन। एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन आता है, आता भी है या नहीं आता है, पहले वही देखने की हम लोगों ने कोशिश की, तो उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी। यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह डिराइव किया, लास्ट में ये 3 फॉर्मूले आए एक्सेलरेशन के लिए जो याद रखने, जिनके बारे में मैंने बस आपको बता दिया है कि ये है रेडियल कंपोनेंट। बेसिकली ये क्या है ना, दिस इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, ये रेडियल वाला कंपोनेंट है बस। अभी तो एक्सेलरेशन को और डिफाइन करना है हम लोगों को, जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर में ही करेंगे। लेकिन आज के लिए बेटा हम लोग यहां पर रुकेंगे, और मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए